जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि आप लगातार उस एग्जाम के लिए हर दिन कुछ ना कुछ तैयारी करें। इसी तैयारी को लगातार रखने के लिए एसबी क्लासेस के ऊपर मैं अनिल वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 100 डेज टारगेट। 100 डेज टारगेट के अंदर क्या रहने वाला है, सबकी सब बातें करेंगे हम कि 100 डेज टारगेट में क्या कुछ करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हर रोज आपका एक मॉक टेस्ट। हर रोज एक मॉक टेस्ट होगा। जब तक आपके 100 डेज कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप कितने टेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे? 100 टेस्ट है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। सर ये टेस्ट कौन से रहेंगे? टेस्ट वही रहेंगे जो आपके पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू का मतलब जो आपके 2023 के अंदर डीपी का पेपर हुआ था, 2020-19 के अंदर हुआ था, 2015 के अंदर हुआ था। हालांकि उन क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 100 डेज टारगेट रहने वाला है। ठीक है, इससे हमारे को बेनिफिट क्या होने वाला है कि भाई मैं टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवा रहा हूँ। टॉपिक वाइज जो आपके मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आपको 80 से 90 क्वेश्चन जो डीपी के अंदर आए हुए हैं वो सेम टू सेम आपको करवाए हैं। अभी सर ये क्यों लेके आए? क्योंकि देखो जब हमारा मेन एग्जाम होगा तब उसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन हमें एक लिमिट टाइम के अंदर करने होंगे। अभी से हमें उन क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे ही आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप लगातार हर रोज 15 क्वेश्चन लगाओगे तो आप जिस दिन एग्जाम दोगे ना उसके लिए आपको थोड़ा सा वैसे नहीं लगेगा, अनबिलीवेबल नहीं लगेगा कि हमारे लिए कुछ नया हो रहा है। नहीं, वही 15 क्वेश्चन है, एज इट इज हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे। और जिस दिन आप ये 100 डेज हमारा टारगेट पूरा होगा उस दिन आपके 15 में से 15 मैथ के अंदर जरूर आने लग जाएंगे अगर आपने इन टेस्ट को ईमानदारी से सॉल्व किया है, लगातार प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि युद्ध है वो मैदान में लड़ने से पहले मन में जीते जाते हैं और असल में वही युद्ध जीते जाते हैं जो मन में जीते गए हुए। तो हमें पहले खुद की तैयारी करनी है कि हाँ जब हमारे सामने 15 क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको इस तरीके से करने वाले हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सीखेंगे नहीं, हम यहाँ पर क्वेश्चन को इजी वे में करने का तरीका सीखेंगे कि हाँ इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसके अंदर यूनिट डिजिट का मेथड नहीं लगेगा, डिजिटल सम नहीं लगेगा, तो वहां पर हम अप्रोक्सीमेट से सवालों को कैसे करेंगे। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन में आप ये भी देखेंगे। आप जब इन 15 क्वेश्चन को कर रहे हो ना तो आप अपना स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मेरे 15 में से 10 सही हुए, 15 में से 8 सही हुए, 15 में से 7 सही हुए। ठीक है, तो इससे पहले आपको सभी को पता है भी दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस था उसके लिए वीडियो बना रखी है, वो आपने देख ही लिया होगा। आज से ये शुरू होगी टेस्ट सीरीज और रोजाना कितने बजे स्टार्ट होगी? 8 बजे। 8 बजे से ये क्लासेस हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और रोजाना मिलेंगी डेली। ठीक है, डेली आपको कितने बजे? 8 बजे ये क्लासेस है वो मिलेगी। आज हमारा पहला दिन है तो हम पहला ही मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ये 2023 के रहेंगे क्योंकि 30-40 पेपर 2023 में हुए थे। और इसके अलावा आपको अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही तो आपको बोनस सेशन भी दिए जाएंगे जिसके अंदर हर संडे आपको कितने क्वेश्चन 50 या 100 क्वेश्चन है वो एक साथ सोल्व करवाए जाएंगे। अगर आपकी डिमांड होगी टॉपिक वाइज तो आपको टॉपिक वाइज भी सोल्यूशन है वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी श्री गणेश करते हैं। हमारी 15 में से 15 टारगेट है वो हम पूरा करके रहेंगे और इसी चीज के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब की बार वृद्धि हमारी होगी। ठीक है सर, अगर हमें डाउट आए तो डाउट का क्या करेंगे? अगर डाउट आता है तो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पर हमें क्या करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। ठीक है, इस सिंपली दिए गए नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सर इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि हर बार तो क्लास से सॉल्यूशन हम करेंगे नहीं तो इसके लिए आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसबी क्लासेज 01। सिंपली टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च करना है एसबी क्लासेज 01। ठीक है, बाकी आपको पता ही है हमारे अलग अलग विभिन्न प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट रहने वाला है वो भी आपको पता रहेगा कि ये 3/12/2023 को जो पेपर हुआ था 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक यानी पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। ठीक है, और अब हम करना स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि धातु की एक विशाल गोलाकार गेंद की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है
इसकी बाहरी सतह पर पेंट किया जाना है। 7 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग की लागतें क्या होगी। क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिखे हुए भी कि एक मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है, मेटेलिक सफोरिक बेल है, इसकी रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और उसका सरफेस एरिया जो हमें है वो निकालना है। यदि सरफेस एरिया की पेंट बनाने की रेट है वो कितनी है, 7 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें निकालना है ये वाला। देखो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही करेंगे कैसे वो देखो कि गोलाकार गेंद है, गोलाकार गेंद के ऊपर हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है। पेंट करवाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा और गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर फॉर रेडियस, और रेडियस कितनी है 7 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 7 इंटू में 7। ये तो क्या आ गया एरिया। 1 मीटर एरिया स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, तो इतने की कितनी हो जाएगी गुणा में 7। 7 से हम 7 काटेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 4 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7। ध्यान से देखो 4 8 4 2 यूनिट डिजिट कितने हैं 4 8 4 2। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 दूनी 8 8 8 साथे 56, इकाई का अंक 6, 6 साथे 42, इकाई का अंक कितना 2 यानी यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट मात्र एक ही ऑप्शन में है 2, 12,672। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, डी सही रहेगा, डी फॉर देवसेना 12,672। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, मात्र 30 सेकंड के अंदर ये सवाल हो सकता था, लेकिन यदि आप अप्रोच ये वाली लगाती तो ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये वाला सवाल आपको क्लियर है। अब ये वाला सवाल देखो भाई क्या लिख रखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 अंकों का कितना होता है अभी 101। ये हमें याद होनी चाहिए भी, प्राइम नंबर तो हमें याद होनी चाहिए क्योंकि प्राइम नंबर आप जोड़ घटाओ गुणा भाग में काटो तो भी काम आएंगे। प्राइम नंबर मैथ्स के अंदर एक अनोखी खोज है, ठीक है, कभी फिर बताएंगे। अभी क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997 यानी 997। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 1098। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही रहेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। यानी पहले यहां से यहां तक आया 10 किलोमीटर और यहां से यहां वापिस गया कितने की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लड़के की औसत चाल देखो, वैसे तो एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम यानी कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, लेकिन जब हमारी क्या हो डिस्टेंस फिक्स हो यानी डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो, यहाँ पर देखो सेम दूरी तय कर रहा है यानी यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, तो स्पीड अलग अलग दे रखी हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 2xy अपॉन में x प्लस में y, जहां पर x और y ये दोनों क्या है भी, ये दोनों है हमारी स्पीड, यानी ये स्पीड 1 है और ये स्पीड 2। तो 2 गुणा में 5 गुणा में 10 अपॉन में 5 और 10 कितने हो गए भी 15, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 10 दूनी 20, 20/3 और 20/3 मेरे ख्याल से एक ऑप्शन दे रहा है 6 सही 2/3। ये ऑप्शन थोड़े ध्यान से पढ़ना भी, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 यानी 6 3 18, 18 और 2 20/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा 2 सही रहेगा, बी सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था, सिर्फ पढ़ते ही हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है भी, हाँ कि एग्जाम में आ जाए तो आपको सभी को पता है 2xy अपॉन में क्या करना है x प्लस y करना है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कतें नहीं है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है अभी, चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है। मुकेश प्रकाश से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, तो एक साथ कार्य करते हुए पूरा करने में वो कितना
कितना समय है वो लेंगे। हम सभी को पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब हमें यहाँ एफिशिएंसी दी गई है किसकी, एक साथ का मुकेश प्रकाश से दोगुनी, मुकेश यानी ये है मुकेश और ये है प्रकाश, मुकेश प्रकाश से दोगुनी यानी मुकेश की एफिशिएंसी कितनी है 2 और प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी है 1। यानी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, यानी मुकेश एक दिन में 2 काम करता है और प्रकाश 1 काम करता है। प्रकाश एक दिन में 1 काम करता है, करता कितने दिन तक है 18 दिन तक। 18 दिन में हर दिन 1 काम करेगा तो पूरा काम कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा, पूरा काम कितना हो जाएगा 18। और क्या बोल रहे हैं कि एक साथ कार्य करते हुए पूरा कितना समय लगेगा, यानी टाइम निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, क्या होगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 18 और काम कौन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का सम होगा। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2:1 यानी 2 और 1 3। 18 में 3 का भाग देंगे, 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दिन आएगा। कितने आएंगे 6 डेज आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कि पता तो था ही रही कि 18 दिन में पूरा कर रहा है, प्रकाश से दोगुना है 18, दोनों करेंगे 3, 18 6। ठीक है, धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सवालों की पकड़ भी आपको बन जाएगी। और ये सवाल मात्र और मात्र 10 सेकंड में हो सकता था अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है, प्रैक्टिस आप मेरे साथ ही करेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम 15 क्वेश्चन करेंगे ना तो 15 क्वेश्चन की वेरायटी आप अलग अलग देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे जो सिंपली तरीके से हल हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन कोई हार्ड आएगा, जैसे ये क्या है हार्ड क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रिकल बाइक, ठीक है, जो कितने रुपए में अवेलेबल है 1 लाख रुपए में अवेलेबल है। एक ग्राहक उस पर कितने रुपए का 20,800 रुपए का क्या कर देता है डाउन पेमेंट कर देता है और 4 क्या करता है बराबर किस्तें देने की बात करता है। ये 4 किस्तें हैं वो बराबर देनी होंगी। यदि ब्याज की दर कितनी है 25% है तो साधारण ब्याज है, तो 4 वार्षिक किस्तों की गणना करें, यानी चारों जो हर साल उसको किस्त देनी होगी वो कितने रुपए की किस्तें हमें देनी होंगी। तो देखो ये सवाल वैसे साधारण ब्याज की किस्तें होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको उसी तरीके से करनी है। ठीक है, अब देखो उसका पूरा जो अमाउंट है वो कितना है 1 लाख रुपए, पूरा अमाउंट कितना है 1 लाख रुपए, लेकिन वो जो देगा वो कितने रुपए देगा भाई 20,800 रुपए की तो उसने डाउन पेमेंट कर दी। 20,800 रुपए की तो क्या कर दी उसने डाउन पेमेंट कर दी। जब उसने 20,800 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी है, 20,800 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी है, तो इसके लिए जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 20,800 रुपए तो ये उसने दे दिए। ठीक है, और वो क्या देगा 4 किस्तों में देगा, 4 किस्तों में देगा तो ब्याज जुड़ जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा तो जो ए है वो 20,800 प्लस में क्या बन जाएगा 4i बन जाएगा। ठीक है, इसका जो ये था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 1 लाख रुपए, अमाउंट था हमारा 20,800 प्लस में 4i। अब यहाँ से यदि हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, अमाउंट में से यही तो घटाना होता है, अमाउंट में से यही तो घटाना होता है प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 69,200 माइनस का 4, यानी इसमें से घटा देंगे। अगर इसमें से ये घटाएंगे, अमाउंट में से घटती है ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटता है, तो ये कितना आएगा 4i माइनस 20,800 घटाएंगे ये बन जाएगा 79,200। कितना बन जाएगा 4i माइनस में 79, यानी ये घटाएंगे तो माइनस के 79,200 बन जाएगा। ये क्या आ गया सर, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसको जो ब्याज देना था ना वो कितने पर देना था 79,200 पर देना था, क्योंकि 20,800 रुपए की तो उसने डाउन पेमेंट करी थी, 20,800 रुपए की तो क्या कर दी उसने डाउन पेमेंट कर दी। अगर डाउन पेमेंट कर दी तो बाकी बचा हुआ कितना होगा 4i माइनस में 79,200। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई बराबर PRT बटे में 100। एसआई कितना है 4i माइनस में 79,200। अब बारी आती है किसको प्रिंसिपल को लिखने की, और प्रिंसिपल को लिखते कैसे, देखो भाई
अगर वो ब्याज देगा 4 सालों में 4 किस्तें देगा, तो पहली किस्त का ब्याज 20 पर लगेगा, दूसरी का 20 पर लगेगा, तीसरी का 20 पर लगेगा, चौथी का 20 पर लगेगा। तो यानी हमारी जितनी किस्तें होती है ना, जितनी किस्तें होती हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इस ये कराएंगे। यानी ये कितना हो गया, 79200 गुणा में 4, 79200 गुणा में 4। सर थोड़ी थोड़ी बातें कम समझ में आ रही है। देखो भाई, एक दो सवाल है ना वो हार्ड आएंगे, तो उनको ऐसे ही समझना होगा। और वैसे भी इंस्टॉलमेंट हार्ड ही होती है, लेकिन फिर भी आप देखो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या। अब प्रिंसिपल अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रिंसिपल को लिखने के लिए देखो हमारे पास किस्तें कितनी है, 4 करनी है ना। तो 4 के बाद में देखो 3 2 1, 3 2 1 कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब यहां से इसमें से क्या घटानी है, 6 किस्तें घटानी है, यानी 6i क्या करनी है, माइनस करनी है। यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ये प्रिंसिपल होगा। रेट हमें कितनी दी गई है, 25%, यानी 25/100। कितना आ गया अभी, 25/100। ठीक है, अब यहाँ से तो हम काटापीटी कर ही सकते हैं। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। और आगे इसको सोल्व आउट करेंगे, तो बताओ भाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा 16i माइनस 79200 इंटू में 4 बराबर ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 79200 इंटू में 4 माइनस 6i, यही तो बन जाएगा। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो डबल हो जाएगा, यानी 2 गुणा में 79200 गुणा में 4, और इधर ये माइनस का 6i है, ये प्लस का 16i है, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का कितना बन जाएगा, 22i बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 22। अब यहाँ से इसको काटना है भाई, देखो 2 से कट जाएगा 11, और 11 से ये कट जाएगा 11 7 77, 11 दूनी 22, 7200। 7200 गुणा में कितना है, 4, तो आई कितना बन जाएगा, 7200 को 4 से गुणा करना है, 400, 400, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, कितना 28,800। 28,800 ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ठीक है सर, ये थोड़ा कम समझ में आया है सवाल। देखो भाई, एक तो इंस्टॉलमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ना आपको, अगर नहीं आया समझ में तो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। और उसमें सवाल करने के तरीके ना वो ऐसे हैं कि मान लो पहला रेट मान लिया मैंने 100, तो 100 पर ब्याज लगेगा, फिर अगले साल 125, फिर अगले साल 150, अगले साल 175, इस तरीके से ब्याज लगेगा। फिर इस पर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया है। अब कुछ चीज़ें तो रटनी होंगी भाई, तो कैसे, आपको सबसे पहले 20,800 रुपये का डाउन पेमेंट था, उसको घटा दिया इसमें से 1 लाख में से, हमारे पास ऐसा ही आ गया, वो कितना आ गया 4i माइनस में 79200। फिर ये p निकाला, p माइनस में 6i, इसको सॉल्व किया और हमारे पास कितना आ गया 28,800 है, वो इसका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे दे देखेंगे। अब देखो 15 में से हमारे पास एक ही सवाल हार्ड आया है, बाकी सारे के सारे सवाल देखना कितने आसान है। ठीक है, क्या लिखा है, एक व्यक्ति की आय पहले 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, यानी उसकी इनकम वो 10% क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है, और फिर 10% कम होती है। जब आपके सामने ऐसा सवाल आए कि x% की तो क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, और x% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, तो ओवरऑल जो होता है ना वो होती है कमी, और कमी कितनी होती है, x² बटे में 100%, x² बटे में 100% की क्या होती है, कमी होती है। यहाँ पर देखो 10% की वृद्धि, 10% की कमी, यानी 10 गुणा में 10 भाग में कितना 100, काटेंगे काटेंगे तो कितना आएगा 1%, और 1% की क्या होगी, कमी होगी। 1% की कमी कौन से ऑप्शन में है अभी, 1% की कमी तो, अरे अच्छा, ये जो लिखे ना एक पॉइंट के बाद में इसने ये ऑप्शन के नाम लिख दिए। ठीक है, ये रियल में ऐसा नहीं है। इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1% की कमी यानी 1% का डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है, ये सवाल तो वैसे भी है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल है कि 408 और 1309 का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात कैसे करते हैं हम, HCF इनमें से कोई नंबर देखो जिसका पूरा से पूरा भाग जा रहा हो, क्या हो रहा हो, पूरा पूरा भाग जा रहा हो। जैसे 15 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 15 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 17, 21 और 19, सबसे पहले 17 का भाग देके देखो भी कि 1309 में 17 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इस तरीके से ऑप्शन से चेक करना है, जो ऑप्शन हो नॉर्मली आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है।
आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, कि यदि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 4:3 है, बी और सी का अनुपात 7:2 है, तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। अब ऐसे सवाल तो बिल्कुल आसान है, करते कैसे हैं, अगर किसी को नहीं भी आता है ना तो भी आप सीख जाओगे। जब आप सवालों को हल करोगे ना ध्यान से और ध्यान से पढ़ोगे, तो ये सारे के सारे सवाल हैं वो वैसे भी यहाँ पे करने का तरीका है वो सीख जाओगे। करना कैसे है वो देखो, ए बी है, ए बी देखो, ए बी कितना है 4:3, बी और सी कितना है 7:2। ये लो, अब जहां पर जो खाली स्थान है वहां पर उसका पड़ोसी रख दो, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या लिख दो 3 लिख दो, और यहाँ पर खाली स्थान है यहाँ पर क्या लिख दो 7 लिख दो। अब बाकियों को सॉल्व कर दो, 7 चौके 28, 7 तिया 21 और 3 दूनी 6। डायरेक्ट हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है 28, 21 और 6। अगर आप लगातार इसको देखोगे ना तो यहाँ पर ही पता चल जाएगा कि ए बी और बी सी दोनों कंटिन्यू है तो 7 को किससे कराओ 4 से, 7 को किससे कराओ 3 से, फिर 3 को किससे कराओ 2 से। लेकिन ऐसे कई बार मिस्टेक हो जाती है हमसे क्योंकि उसने ए बी और सी का अनुपात पूछा है। अगर उसने ये पूछा होता कि बी सी और ए का अनुपात बताओ तो ये तरीका कभी फेल नहीं होता। ठीक है, आपका ए बी सी आया है, उसने बी सी ए पूछा है तो पहले बी को लिख दो, फिर सी को लिख दो और फिर किसको लिख दो ए को लिख दो, यानी 21:6:28। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। डीपी के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते। ठीक है, डीपी के क्वेश्चन में मान लो 15 में से 2-3% ऐसे आते हैं जो हार्ड हो। ठीक है, बाकी देखो आयुष 9200 रुपए में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है और उसकी मरम्मत पर कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करता है 1200 रुपए, यानी जब उसकी रिपेयरिंग करवाता है तो उस पर 1200 रुपए क्या कर देता है स्पेंड कर देता है। और आयुष सेल्स द डिजिटल कैमरा फॉर 12,000 यानी 12,000 रुपए में बेचता है, तो उस पर हमें प्रॉफिट है वो बताना है कितना हुआ है। तो ध्यान से देखो 9200 रुपए तो उसने क्या किया कैमरे को खरीदने में लगा दिए और 1200 रुपए उस पर खर्च कर दिए, तो उसके जो ये कैमरा पड़ा वो कितने में पड़ा भाई 9200 प्लस में 1200 में पड़ा, और 9200 और 1200 कितने हो गए 10,400 रुपए। 10,400 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा 10,400 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा 12,000 में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 1,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और हुआ किस पर 10,400 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 16/104 और 8 से कट जाएगा ये, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 ये 24 यानी 2/13। 2/13 फ्रैक्शन के अंदर कितने की वैल्यू होती है अभी 1/13 होता है 7.69। 1/13 कितना होता है 1/13 होता है 7.69 और हमें फाइंड आउट करना है कितना 2/13 या 2/13। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करा दें 2 से कराएंगे तो यहाँ पर नंबर दिख ही रहे हैं अभी 7 का डबल 14 और आधे का डबल 1 15, यानी 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और 15 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है ऑप्शन नंबर 4 15.38। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते कि 9 दूनी 18, 8 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी 7.69 का डबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही आप इसको ऐसा करते कि 200 में भाग देते 13 का तो आपको टाइम क्या लगता ज़्यादा लगता, तो उत्तर इसी से भी जाता लेकिन टाइम क्या लगता ज़्यादा लगता। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि यदि कोई राशि 3 वर्ष के अंदर स्वयं की कितनी हो जाती है 1331/729 हो जाती है, तो हमें क्या बताना है चक्रवर्ती ब्याज की दर बतानी है। फाइंड द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई बताओ। देखो 1331/729 गुणी हो गई, इसका मतलब आपकी राशि थी कितनी थी 729 रुपए और ये हो कितनी गई 1331। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी चल रहा है तो आपको ये दिख जाएंगे कि ये कितने की वैल्यू है, ये 9 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब है। 11 की क्यूब है। जब हम ऐसे सवालों को इस तरीके से लिखते हैं तो ये पावर जो आती है ना वो किसको बताती है टाइम को बताती है, और यहाँ पर टाइम कितने साल का है 3 साल का। क्वेश्चन के अंदर भी कितने साल का 3 साल का। इसका मतलब
हमारा एक साल के अंदर रुपया है वो 9 रुपए से कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। 9 रुपए से कितना रुपए हो गया, 11 रुपए हो गया। अब हमें बताना है कि रेट कितनी है, और रेट रियल में क्या होती है, प्रॉफिट ही होती है। और 9 रुपए से बढ़कर के 11 रुपए हो गई, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का। और 2 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 9 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब देखो मैं हर बार कहता हूँ कि परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो 200 में किसका भाग देना होगा, 9 का देना होगा। और वैसे 1/9 आपको पता है कितना होता है, 11 सही 1/9। हमें बताना है 2/9, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा और यहाँ पर भी 2 से गुणा, यानी 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक से जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और होना भी आपको पता, ठीक है। ये जो तरीके हैं ना, इस तरीके से जब आप सवाल करोगे तब जाकर के कहीं आप दिल्ली पुलिस की पेपर को अंडर 10 मिनट है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वरना आपके लिए ये जो 15 क्वेश्चन है ना बुराई का पहाड़ बन जाएंगे, सवाल अटेम्प्ट ही नहीं होंगे, फिर कहोगे सर हमारा तो एग्जाम के अंदर टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही अप हो गया, ठीक है। तो उससे पहले हमें ऐसे सवालों की क्या कर लेनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब इसमें यही लिखा है भी, वही सवाल है ये, 10% की वृद्धि होती है और 10% की कमी। आपको बताया था x² में 100, ये सवाल रिपीट हो गया होगा पीपीटी के अंदर। तो इसमें क्या होगा, 1% की क्या आएगी, कमी आएगी। ऐसे सवालों के अंदर हमेशा ही क्या होती है, कमी होती है, समझाइए। अरे ऐसा सवाल पहले भी बताया था, देखो कैसे, यदि x% की क्या हो रही हो, वृद्धि, और x% की क्या हो रही हो, कमी। जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए कि पहले 10% की क्या हो रही है, वृद्धि, और फिर 10% की कमी, यानी x% की वृद्धि आए और x% की कमी आए, तो ओवरऑल जो चेंजेस होता है ना वो कितना होता है, x²/100%, x²/100%। अब यहाँ पर 10 दे रखा है तो x की वैल्यू कितनी है, 10 गुणा में 10 भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा 1%। तो यहाँ पर परसेंट तो था ही 1%। और ये जो होती है ना वो हमेशा ही क्या आती है, कमी आती है, वृद्धि होती नहीं है ऐसे सवालों के अंदर, ठीक है। मान लो आप एक पेंसिल लेके आए 100 रुपए की, और उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और फिर वही आपने खरीदी 10% के लॉस पर, तो ऐसे में आपको हमेशा ही क्या होगा, लॉस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो 10² में 100 करेंगे, एक आएगा, 1% की क्या होती है, कमी होती है ऐसे सवालों के अंदर, तो ठीक है। आगे देखो, यही सवाल था क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 कि रोहन का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपए है। 40,000 से बढ़कर के कितना हो गया, 45,000 रुपए कर दिया गया। तो मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें बतानी है। तो देखो 40,000 रुपए थे, बढ़कर के कितने हो गए, 45,000। आप 1000 को छोड़ो, आपकी राशि कितनी थी, 40 रुपए। 40 रुपए से बढ़कर के कितनी हो गई, 45। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, 5 की हुई। और 5 की वृद्धि हुई किससे, 40 से। 5/40, 5/40 को काटेंगे कितना, 1/8। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/8। और 1/8 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। कितनी होती है, 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 2 सही रहेगा। ऐसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसको यदि और ओपन करके बताएं तो ओपन करके कैसे बताते भी, 40,000 से बढ़कर के 45,000 हुई है, इसका मतलब पैसे कितने बड़े हैं, 5,000। और 5,000 किससे बड़े हैं, 40,000 से। तो यहाँ पर क्या करोगे, 40,000 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 4 जीरो से आपकी 4 जीरो, 50/4 कितना आ गया, 50/4। और जब आप 50 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12.5% आएगा, यानी 12.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लेकिन ये तो वैल्यू थोड़ी सी आसान थी, तब कट गई तो 0 है। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम क्या ज़्यादा लग रहा है। अगर आप डायरेक्टली सोचते हैं कि 40 से 45 हो रही है, अच्छा 5 की वृद्धि किससे, 40 से, 5/40, 1/8, 1/8, 12.5%, ठीक है। चलो भाई, जब आप ये सीरीज देख रहे हो ना तो आपके तरीकों में सुधार आना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को है वो सोल्व। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना आपको आता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ वगैरह छोटे छोटे सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए ये क्या लिखा है कि हमारे पास 3 अम्ल है,
और जिनकी सांद्रता, सांद्रता का मतलब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 15%, 25% और 35% हमें दी गई है। यदि इनको x अनुपात 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 28% सांद्रता के वाला विलयन है वो प्राप्त होता है, हमें x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 3 अम्ल है PQR जिनकी सांद्रता कितनी है 15%, 25%, 35% और उनको मिलाया जाता है x अनुपात 3:5 में, यानी यदि हमने 15% विलीन मिलाया है और वो कितना मिलाया है x, तो पूरा कितना होगा 15% गुणा में x। ऐसे ही 25% किसका, 3 का, तो 25% गुणा में 3 और अनुपात कितना 35 गुणा में 5, 35% गुणा में 5। अब परसेंटेज परसेंटेज कट जाएंगे सारे आपस में, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे बटे में 100 आएंगे, वो कट जाएंगे, ठीक है। बाकी हम 5 को भी काट दें भी, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 की 15, तो ये कितना बन जाएगा 3x अनुपात में 5 की 15 और अनुपात में 35, 5 था ना 35, कितना 35, 3x अनुपात 15 अनुपात में 35। और ये बराबर होगा, ये क्या होगा बराबर होगा, बराबर कौन से विलयन के होगा, देखो भी ऐसे नहीं काट सकते इनको क्योंकि ये मिक्सर का विलयन है, ठीक है। तो ये 15 को x से कराएंगे कितना बन जाएगा 15x और प्लस के अंदर 25 को 3 से कराएंगे 75, 25 को 3 से कराएंगे 75 और 35 को किससे कराएंगे 5 से, तो कितना 175। अब इनको नहीं काट सकते, काट क्यों नहीं सकते, क्योंकि ये सम हो रहे हैं, सम हो रहे हैं तो हम इनको नहीं काट सकते, ठीक है। और ये जो पूरा विलयन है वो बराबर किसके है, जिसके परिणाम से 28% सांद्रता वाला क्या होता है विलयन तैयार होता है। तो विलयन है कितना 8 प्लस में x और कितना प्राप्त होता है 28%, यानी 28 परसेंटेज वैसे भी कट जाएगा क्योंकि इधर भी बटे में 100 आएंगे, इधर भी बटे में 100 आएगा, वो परसेंटेज है वो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब जोड़ो इनको, तो 15x प्लस में 75 और 175 कितने हो गए 250 बराबर में 28 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है। सर हमें तो 28 का पढ़ा याद नहीं है, तो मुझे कौन सा याद है 28 का पढ़ा, 28 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 28 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 280 और 28 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 56, यानी 280 में से यदि हम 56 घटाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, 28 को 8 से गुणा कराने पर जो संख्या आती है वो मिल जाएगी। 280 में से 56 घटाने हैं, सर 56 ही घटाने नहीं आते, अरे 50 तो घटाने आते हैं ना, 280 में से 50 घटाएंगे कितने 230 और 26 ऊपर वाले तो कितने बनेंगे 224 प्लस में कितना 28, ठीक है। ये 28x है, ये 15x है, इधर कितने बचेंगे 13x और 250 में से 224 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 26, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 26 बटे में 13, 13 दूनी 26, कितना आएगा x की वैल्यू 2 आएगी। सर ये x की वैल्यू 2 कैसी आई, नहीं समझ में आया, चलो एक बार दोबारा देखते हैं, नहीं समझ में आया तो, क्योंकि पूरी की पूरी कथा है वो बड़ी होगी। देखो ध्यान से, 3 सांद्र थे PQR जिनकी सांद्रता कितनी थी 15%, तो 15% गुणा में x, अब ये परसेंटेज हटाया ना तो मैंने बटे में क्या लगाया 100, ये भी हटाया तो 100, ये भी लगाया तो 100, इधर भी कितना 100, अब ये वाले 100 है ना वो आपस में कट गए, ये जो 100 थे कहाँ गायब हुए वो पता चला ना कि गायब कहाँ हो रहे हैं 100, तो इन 100 को आपस में काट दिया, 15x 75 175 250 22, आगे तो जोड़ घटाव किया है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ, ठीक है। ऐसा सवाल देखो टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से यदि 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना और बाकी के क्वेश्चन को हम अंडर 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन ये भी नहीं था। और ये है आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब MRP, MRP कितने रुपए है 250 रुपए है। अंकित मूल्य पर x% की छूट के बाद, अंकित मूल्य पर x% की छूट के बाद, यानी इस पर यदि हमने 10x% की छूट दी तो जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1.25x% का, ठीक है। यदि x की वैल्यू कितनी है
10। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से। तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 12.5%। अच्छा, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 12.5% आ गया। यहाँ पर एमआरपी पर वो डिस्काउंट कितने की दे रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पर डिस्काउंट कितने की दे रहा है, x% की। अगर वो x% की दे रहा है, x की वैल्यू कितनी है, 10, इसका मतलब 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट, छूट हमेशा किस पर काउंट होती है भी, एमआरपी पे, और 10% की छूट का मतलब 1/10। इसका मतलब यदि आपकी एम आर पी 10 रुपये है, तो छूट के बाद आपको जो सामान बेचेगा वो कितने रुपए में बेचेगा, 9 रुपए में बेचेगा। यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब सीपी यदि 8 रुपए है, सीपी यदि 8 रुपए है, तो बेचेगा कितने रुपए में, 9 रुपए के अंदर। ठीक है, कितने रुपए में बेचेगा, 9 रुपए के अंदर बेचेगा। दोनों जगह एसपी क्या है, सेम है। तो हमें कुछ भी नहीं करवाना, ना ही जोड़ करवाना, ना ही घटाव करवाना, ना ही गुणा करवाना। 8 9 और कितने आ गए, 10। ठीक है, अब हमारे पास एमआरपी कितनी है, 250 रुपए। यहाँ पर एमआरपी कितनी है, 10 रुपए। यदि हमें एमआरपी 250 रुपए करनी है तो किससे गुणा करना होगा, 25 से गुणा करना होगा, तभी तो एमआरपी कितनी आएगी, 250 रुपए आएगी। हमें क्या पूछा है, वस्तु की लागत कितनी है, लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 8, लेकिन ये 8 नहीं है, कितना गुना होगा, 25 गुना, 25 8 है कितना, 200 रुपए होगा। कितने रुपए, 200 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैटरीना, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसके अंदर कुछ ही नहीं था। अगर यहाँ पर चेंजेस होते तो हम उनको बराबर करते। देखो अब किसी को पता नहीं चल रहा है कि सर लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य नहीं पता होता है ना, आप इसकी इंग्लिश देखा करो। पर्सन अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है ना, तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज देखा करो, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी आप जानते। ठीक है, तो ये थे भी हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से यदि आपके 6-7% सही हो रहे हैं ना, तो जब तक ये सीरीज पूरी होगी ना, तो हमारे 15 में से 13-14% आराम से सही होने लग जाएंगे। अपने सवालों को करने के शॉर्टकट तरीके भी सीखे होंगे कि हाँ, सवालों को किस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो कैसे। अब इस सीरीज के अंदर 15 क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा कि 2-3% है वो हार्ड है। सेम टू सेम एग्जाम के अंदर भी ऐसा होता है, 2-3% हार्ड ही आते हैं। ठीक है, उसके अंदर टाइम भी हमें वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, तो बाकी यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी जो ऑफलाइन बेसिस ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे भी हमारे आज के कितने क्वेश्चन है, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। और इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी वगैरह जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ मिलने वाली है, सिंपली SB क्लासेस 01 टेलीग्राम पर आपको मिलने वाली। ठीक है, बाकी आज की क्लासेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।